बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, इसके ये एक्ट नंबर 1 है 1877 का, और इसके टोटल सेक्शन 57 है और टोटल चैप्टर 10 है, जिसमें से चैप्टर 8 रिपील्ड है। इन्फोर्समेंट डेट है जी इसकी 7 फरवरी 1877 और इनेक्टमेंट डेट 7 फरवरी 1877 है, और इन्फोर्समेंट डेट इसकी 1 मई 1877 है। अब ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए प्रियम्बल पढ़ना ज़रूरी है, जिससे समझ आती है कि वो लॉ बेसिकली है किस लिए। तो ये लॉ जो बनाया गया है, डिफाइंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑब्टेनेबल इन सिविल सूट्स। पार्ट 1 है जी इसका प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट जो है मे बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। लोकल एक्सटेंट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। कमेंसमेंट, ये जो है पूरे इसकी कमेंसमेंट 1 डे ऑफ मई से 1877 से स्टार्ट होगी। सेक्शन 2 इसका रिपील है। सेक्शन 3 में जी इसकी इंटरप्रिटेशन क्लास है, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन क्लासेस हैं इसकी। ऑब्लिगेशन से मुराद कोई हर ड्यूटी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ट्रस्ट से मुराद है कोई भी स्पेशीज ऑफ एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंस्ट्रक्टिव फिड्यूशरी ओनरशिप, किसी भी टाइप की जो कि एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो या कंस्ट्रक्टिव हो या फिड्यूशरी ओनरशिप हो, वो ट्रस्ट कहलाएगा। और ट्रस्टी से मुराद कौन है? हर वो शख्स जो कि होल्ड कर रहा है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली या कंस्ट्रक्टिव या फिड्यूशरी कैरेक्टर को, मतलब जो उस ट्रस्ट को होल्ड करने वाला पर्सन है वो ट्रस्टी कहलाएगा। अब आगे जी वो कहता है वर्ड्स डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं पहले इसका लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो उसमें जितनी भी डेफिनेशंस बताई गई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी समझे जाएंगे। मतलब जो उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पर भी समझे जाएंगे कि वही के वही है। मतलब जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ आएगा उससे मुराद वही लिया जाएगा। सेक्शन 4 है जी इसका सेविंग्स। वो कहता है एक्सेप्ट वेयर इट इज़ हेयर इन अदरवाइज एक्सप्रेसली इनेक्टेड, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू गिव एनी राइट to relief in respect of any agreement which is not a contract, to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract, or to affect the operation of the Indian Registration Act on documents। अब ये जो हमारे पाकिस्तान वालों के हालात हैं कि वो इंडियन को अभी तक इंडियन ही चल रहा है, वो हालांकि इसको पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन एक्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं अमेंडमेंट। क्या कह सकते हैं अब इस बारे में। अच्छा खैर, अब वो कहता क्या है कि जो सेविंग है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगी। किस पर? कोई भी रिलीफ या राइट जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ने नहीं दिया गया तो ये भी नहीं देगा। किसी भी राइट को, रिलीफ को डिप्राइव नहीं करेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दिया है, या किसी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह बरकरार रहेंगी। आगे है जी सेक्शन 5 इसका, स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन। स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो 4 तरीक़ों से दिया जा सकता है। पहला ये है कि पोजेशन ले ली जाए और इसको डिलीवर कर दिया जाए जो भी इसका क्लेमेंट है। दूसरा, ऑर्डर किया जाए कुछ करने के लिए या कुछ ना कर कुछ कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने का, या कोई एक्ट है जो किसी शख्स ने परफॉर्म करना है, उसे ऑर्डर किया जाता है कि भाई आप ये काम करें। इसे इंजंक्शन, ये जो हम लास्ट में पढ़ेंगे अभी। आगे सी में है जी प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग। किसी शख्स को मना किया जाए कि वो जो काम कर रहा है या कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है वो ना करे। डी में है जी बाय डिटर्मिनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज अदरवाइज देन बाय एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन, या फिर उनके राइट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे अदरवाइज अवार्ड के अलावा। आगे लास्ट है जी अपॉइंटिंग ऑफ रिसीवर अपॉइंट करने के लिए। ये 4 रेमेडीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड नहीं करता, तो उसी को फुलफ़िल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिशिएंसीज हैं उनको ये एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फुलफ़िल करता है। सेक्शन 6 है जी इसका प्रिवेंटिव रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांटेड अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 5 इज कॉल्ड प्रिवेंटिव रिलीफ। सेक्शन 7 रिलीफ नॉट ग्रांटेड टू इन्फोर्स पीनल लॉ। इस एक्ट के तहत जो भी रिलीफ दिया जाएगा वो पेनल्टी के तौर पर नहीं होगा। स्पेसिफिकली कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। मतलब ये पीनल लॉ नहीं है कि आप इस एक्ट का मकसद, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये रिलीफ गिविंग एक्ट है, ना कि
पेनलाइज एक्ट है। पेनलाइज एक्ट कौन सा है? हमारा पीपीसी, जो पाकिस्तान पिनल कोड, जो है ही पिनल कोड, नाम से यूज़ करता है। लेकिन इस एक्ट में पेनल्टीज़ नहीं दी जाती, सिर्फ रिलीफ दिया जाता है। और ये एक्ट बताता है कि किसका रिलीफ बनता है और किसका नहीं बनता, किसको दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। पार्ट 2 है जिसका स्पेसिफिक रिलीफ, चैप्टर 1। टोटल इसके 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट करें। चैप्टर 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 से। ऑफ रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 8 कहता है कि जी रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस भी शख्स के पास टाइटल होगा तो वो सीपीसी के प्रोसीजर के तहत अपने उस टाइटल को अवेल कर सकता है। सेक्शन 9 कहता है जी सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई शख्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया है तो वो अपनी पोजेशन को रिस्टोर करवा सकता है। आगे है जी और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं फाइल होगी इस ऑर्डर के खिलाफ, जो रेस्टोरेशन का ऑर्डर होगा, या ना ही कोई और सूट फाइल किया जाएगा अगर सेक्शन 9 के तहत रेमेडी किसी ने अवेल कर लिया तो। पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जी, सेक्शन 10 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी जो है वो सीपीसी के बताए गए तरीके के मुताबिक होगी, मतलब सूट फाइल होगा और उसी वो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, सीपीसी एप्लीकेबल होगी इस पर। अच्छा जी, सेक्शन 11 है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। अब ऐसे शख्स के, अगर किसी शख्स के पास कोई पोजेशन है किसी चीज़ की, प्रॉपर्टी की, मूवेबल है, इमूवेबल है, तो वो उसका ओनर नहीं है, तो वो लाइबल है कि वो उसको डिलीवर करेगा उसको जिसके पास उसकी ओनरशिप है, या जो क्लेमेंट है उस प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का। अब अगर कोई चीज़ क्लेम की गई है, वो किसी डिफेंडेंट के पास है और वो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, एजेंट है या ट्रस्टी है, तो वो क्या करेगा? उसको डिलीवर करेगा। अगर वो कोई कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड क्लेमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी की कोई चीज़ ऐसी है जो कि कंपनसेशन एडुकेट रिलीफ नहीं बनता, या कंपनसेशन मतलब एडिक्वेट रिलीफ नहीं है उस के बजाय, अगर वो चीज़ ना दी जाए और उसके बजाय कोई कंपनसेशन दे दिया जाए तो वो कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं बनती, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि वही चीज़ उसको डिलीवर की जाए। अब अगर तो वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो के असरटेन ही ना किया जा सकता हो कि अगर उस चीज़ के खो जाने से उसे कितना एक्चुअल में डैमेज होगा या कितना नुकसान होगा, या फिर उस पोजेशन अगर वो रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड हो गई हो, मतलब व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लेमेंट, और वो क्लेमेंट ने गलती से उसको दे दियो, तो भी वो उसको वापस करने का पाबंद है। सेक्शन 11 ये कहता है। आगे जी चैप्टर 2, अब सेक्शन 8 से 11 तक चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 है जी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। सेक्शन 12 कहता है जी केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्सेबल। अब वो कहता है कि सिवाय इसके के कहीं और इस चैप्टर में कोई और चीज़ बयान की गई हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन्फोर्स, तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, पूरा का पूरा स्पेसिफिक रिलीफ ही डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। अब वो कहता है कि अगर कोई एक्ट जो अग्री हुआ है डन के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, पूरा का पूरा या उसका कोई एक हिस्सा, तो क्या होगा? स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस होगी उसकी। अब वो कहता है व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ असर्टेनिंग एक्चुअल डैमेज, अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि जिससे एक्चुअल डैमेज असर्टेन किया जा सके, तो फिर क्या होगा? एज इट इज़ वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म्स होगा। अब जहाँ पर अगर कोई when act agreed to be done is such the pecuniary compensation, जिस पर pecuniary compensation जो है वो adequate relief ना बनती हो तो भी specific performance होगी। अगर कोई pecuniary compensation तो बन सकती हो लेकिन उससे हासिल ना किया जा सकता, मतलब वो जो बंदा है जिससे pecuniary compensation लेनी है वो ही अनेबल है कि वो पे ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वैसे उसको परफॉर्म करेगा। सेक्शन 13 कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्जेक्ट हैज़ पार्शली सीज टू एग्जिस्ट, अगर कोई हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का सीज हो गया एग्जिस्ट करने में, तो फिर वो वाला मतलब जो सेक्शन 56 में कॉन्ट्रैक्ट के हमने पढ़ा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा, तो फिर वो इम्पॉसिबल एक्ट है, वो तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हिस्सा मौजूद है उसकी परफॉर्मेंस फिर स्पेसिफिकली ही होगी।
सेक्शन 14 कहता है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। अगर तो कुछ हिस्सा अनपरफॉर्म्ड है जो स्मॉल है तो फिर उसकी कंपनसेशन दे दी जाएगी, बाकी जो पूरा का पूरा पार्ट है परफॉर्म करने वाला उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 15 कहता है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज। अगर अनपरफॉर्म्ड पार्ट लार्ज है और जो परफॉर्म पार्ट है वो स्मॉल है तो फिर क्या होगा, प्लेंटिफ चाहे तो वो पूरा का पूरे को रिलिंक्विश कर सकता है या फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है उस डेफिशिएंसी के लिए, या उसे जो भी डैमेज काज हुआ है तो वो उसको क्लेम कर सकता है। आगे सेक्शन 16 कहता है जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका मतलब दो हिस्से हैं, दो में से एक परफॉर्म हो सकता है और एक नहीं हो सकता, तो जो परफॉर्म हो सकता है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, जो नहीं हो सकता तो फिर उसको मतलब वो सारी बातें कंपनसेशन दी जाएगी। सेक्शन 17 कहता है जी बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये जो हमने 16, 15, 14 में जो पढ़े हैं कि अगर उसका कुछ हिस्सा अनपरफॉर्म्ड है या ज़्यादा हिस्सा अनपरफॉर्म्ड है या दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्ट है, एक परफॉर्म हो सकता है एक नहीं हो सकता, तो फिर क्या है, इन तीनों कंडीशंस के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई उसका एक पार्ट इलीगल है और एक लीगल है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो जाता है। सेक्शन 18 है जी परचेजर राइट अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। अगर किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो उस ऐसे बंदे से खरीद ली है जिसके पास टाइटल तो था लेकिन इम्परफेक्ट टाइटल था। अभी इम्परफेक्ट टाइटल क्या होता है कि मतलब उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम होनी थी, अभी हुई नहीं है और उसने पहले ही सेल कर दी, तो इसको कहते हैं हम इम्परफेक्ट टाइटल, या उसमें कोई और डिफेक्ट हो गया। अब वो कहता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो प्रॉपर्टी के हवाले से परचेज कर लेता है और उसको पता चलता है कि वो एक इम्परफेक्ट टाइटल है और जो वेंडर है या लेसर है या मतलब बेचने वाला है या लीज पे अगर उसने लिया तो लेने वाला उस सब्सिक्वेंट सेल का या लीज का एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी द परचेजर लेसी मे कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो वो उसे कहेगा कि भाई उस इंटरेस्ट को गुड बनाए। गुड से मुराद उसको मतलब जो इम्प्रॉपर है उसमें या जो उसमें कोई डेफिशिएंसी है उसको पूरा करे। और अगर वो कहेगा कि कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी, कि किसी दूसरे पर्सन को उसमें ऐड किया जाए, मतलब दूसरा पर्सन अगर आके कह दे कि हाँ भाई ये ठीक है कोई बात नहीं इसका इम्परफेक्ट टाइटल है लेकिन टाइटल परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो या वैलिडेट आके कर दे उसके टाइटल के हवाले से, तो वो हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी वो करेगा मतलब खरीदने वाला, और उसका राइट है कि वो उसे कह सकता है कि वो उसे करवाए। अब उसके अलावा वेंडर प्रोफेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नो एक्सीडिंग परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम द परचेजर may compel him to redeem the mortgage and to obtain the conveyance from the mortgage। अब imperfect टाइटल की एक और एग्जांपल ये होगी कि उसने प्रॉपर्टी एक बंदे को सेल कर दी और दूसरे बंदे के पास उसने मॉर्गेज करवाई हुई थी, तो फिर परचेजर जिसने प्रॉपर्टी परचेज की उसका ये राइट है कि वो उसे वेंडर को कंपेल करे कि भाई वो अपनी प्रॉपर्टी रिडीम करवा के दे, उससे जो मॉर्गेज लिखवाई हुई है मॉर्गेज से फ्री करवा के दे। अब अगला है क्या कहता है जी वेयर द वेंडर्स or lesser sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit interest। अब अगर उसने सूट फाइल किया और सूट डिसमिस हो गया तो जो परचेजर है उसके पास राइट है कि वो अपनी डिपॉजिट मनी जो उसने उसको दी हुई थी वो वापस लेने का हकदार है। ये हो गया जी राइट्स ऑफ परचेजर। अब आगे है जी सेक्शन 19 पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती लेकिन कोर्ट अवार्ड कर सकती है कि कंपनसेशन दी जाए। वो कौन कौन से केसेस हैं पढ़ते हैं। एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो आस्क फॉर कंपनसेशन ऑफ ब्रीच फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सब्सटीट्यूशन फॉर सच परफॉर्मेंस। वो कहता है कि कोई शख्स जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है और उसके साथ साथ कंपनसेशन भी सीख कर सकता है। इफ़ एनी अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया तो एक पार्टी ब्रीच करेगी, दूसरी पार्टी तभी तो कोर्ट में जाएगी ना उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ वो ब्रीच के लिए कंपनसेशन भी रिक्वायर कर सकती है। If any such suit the court decides the specific performance ought not to be granted। अगर कोर्ट समझती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ग्रांट नहीं की जा सकती, मतलब सिचुएशन इस टाइप की है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या है कोर्ट अवार्ड करेगी कंपनसेशन उसके मुताबिक। इफ़ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought to be granted but the
that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that same compensation for breach of the contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly. अब कोर्ट डिसाइड करती है कि परफॉर्मेंस जो है वो हो नहीं सकती और ना ही सफिशेंट जस्टिस है कि उसको compensation compensation of that breach of contract shall also be deemed to be plaintiff, it shall award him such compensation accordingly. तो वो जो है कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, लेकिन ये इंसाफ के करीब है कि उसको कंपनसेशन दी जाए तो फिर कोर्ट देगी। मतलब डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है कि वो कब कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है और कितनी करेगी, ये भी कोर्ट ने करना है। आगे है जी सेक्शन 20, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब वो कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी दस इन्फोर्स्ड though a sum be named in it as the amount to be paid in a case of the breach and the party in default is willing to pay the same। वो कहते हैं जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता है और फिर वो उसको इन्फोर्स ही करवाया जाएगा, तो वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ब्रीच के लिए अगर कोई डैमेजेस रखे गए थे और पार्टी जो है विलिंग टू पे द डैमेजेस। वो कहती है, पार्टी कहती है जी इसके ब्रीच के लिए हमने ये अमाउंट रखी थी कि इतनी मैं पेनल्टी के तौर पर पे करूँगा, तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी और अगर वो नहीं हो सकती तो फिर डैमेजेस की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें लिख दिया गया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये डैमेजेस देंगे, तो ये नहीं होगा कि डैमेजेस ही ले लिया जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना करवाई जाए। आगे हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्स हो ही नहीं सकते। सेक्शन 21 कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं है, जिनकी नॉन परफॉर्मेंस और ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज एन एडुकेट रिलीफ। अगर तो वो परफॉर्म ना किया जाए तो कंपनसेशन मनी एडुकेट रिलीफ है। ये उसके 12 के उलट है 21। जो क्या उसमें था ना कि वो कंपनसेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब इन्फोर्स हो सकती है और 21 कहता है कि कब इन्फोर्स नहीं हो सकती। जो चीज़ें उसमें हैं वो उलट कर दें तो इसमें बन जाएंगी। जैसे आप 2 को 1 कर दें और 1 को 2 कर दें तो वो एक दूसरे के अपोजिट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है उसके अलावा अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में इतनी मिन्यूट न्यूमरस डिटेल्स है, मतलब बहुत बारीक विनिय है और वो जो है ना पार्टीज की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको परफॉर्म कर सके, तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। उसके अलावा अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी हैं कि उसमें रीजनेबल सर्टेनिटी ही नहीं है और तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। और उसके अलावा कोर्ट विच इन नेचर रिवोकेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरह की नेचर का है कि वो रिवोकेबल हो सकता है तो भी नहीं होगी। और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ देयर पावर, ट्रस्टी ने अगर एक्सेस ऑफ पावर किया तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन और पब्लिक कंपनी क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस, अगर कोई कंपनी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट की गई है और उसने पावर की एक्सेस की है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी एक्सटेंडिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 years फ्रॉम इट्स डेट, अगर तो उसकी परफॉर्मेंस का टाइम जो था उससे 3 साल एक्सीड कर गया है तो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। A contract of which material part of the subject matter supposed by both parties to exist has before it has been made cease to exist, वही अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब उसकी परफॉर्मेंस अब इम्पॉसिबल होगी तो भी नहीं हो सकता। And save as provided Arbitration Act 1940, the no contract to refer present or future differences to arbitration shall specifically enforce. But if any person who has made such a contract other than an arbitration agreement to which the provision of this said act apply and has refused to perform it shows in respect of any subject which he has contracted to refer, the existence of such contract shall bar the suit। वो कहता है कि अगर मामला आर्बिट्रेशन को रेफर किया गया तो फिर आर्बिट्रेशन का ही डिसीजन प्रिवेल करेगा, फिर स्पेशल सूट फाइल नहीं होगा इस सूरत में। अच्छा जी, ये हमारा सेक्शन था 21। अब आ जाते हैं सेक्शन 22 पे। इसमें इलस्ट्रेशन बहुत सारी हैं और इनको पढ़ना चाहिए लाजमी।
डिस्क्रेशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री जारी करे या ना करे। रीजनेबल गाइडेंस दी गई है जुडिशियल प्रिंसिपल्स की कैलकुलेशन बाय अ कोर्ट ऑफ अपील, कि वो कोर्ट ऑफ अपील जो है उसको करेक्ट कर सकती है, लेकिन वो डिस्क्रेशन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी से मुराद मतलब ऐसा नहीं है कि जो उसका दिल करे वो करे, ला के एम्बिट में रहते हुए उसने अपने डिस्क्रेशन को परफॉर्म है। 22 हो गया जी है सेक्शन का 23, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कौन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी, उनके रिप्रेजेंटेटिव, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटलमेंट अगर मैरिज के हवाले से है तो कंप्रोमाइज ऑफ डाउट बिटवीन द फैमिली, तो वो जो भी बेनिफिशियरी है या इंटाइटल है उसका देयर अंडर, तो वो कर सकते हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड पर्सन है या जो बेनिफिशियरी है वो कर सकता है। उसके अलावा रिमाइंडर मैन कर सकता है, रिवर्सनर कर सकता है, रिवर्सनर इन रिमाइंडर कर सकता है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, और प्रोमोटर्स ऑफ पब्लिक कंपनी कर सकते हैं। अब फॉर होम कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, सेक्शन 24 कहता है जी पर्सनल बार्स टू द रिलीफ, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। पहले हमने पढ़ा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्म हो सकते हैं, फिर पढ़ा कौन से नहीं हो सकते, फिर हमने पढ़ा कि कौन परफॉर्म करवा सकते हैं 23 में, और 24 में है कि किन के खिलाफ इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती है। अब वो कहता है कि हु कुड नॉट रिकवर कंपनसेशन फॉर ब्रीच, बंदा इतना गरीब है कि वो पैसे दे ही नहीं सकता, तो फिर उसके खिलाफ कंपनसेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। वो हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, इनकेपेबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, या उसने कोई और रेमेडी चूज़ कर ली है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो भी नहीं हो सकता। हो प्रीवियसली टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नोटिस द सेटलमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब उनकी पहले कोई सेटलमेंट हो गई है और उसके बाद वजूद भी वो कहे कि जी मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। 25 कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल और हु इज़ अ वॉलंटरी सेटलर, A contracts for the sale or letting of property, whether movable or immovable, cannot be specifically enforced in favor of vendor or lessor who knowing not to have any title, अगर किसी के पास टाइटल ही नहीं है तो वो जो है उसकी who has contracted to sell or let the same, who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of the sale of letting give the purchaser a lessee title free from reasonable doubt। उसके अलावा who previously to enter इंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये उसी के ही ऑपोजिट चल रहा है। उसमें था कि वो कौन कौन से पर्सनस के खिलाफ नहीं कर सकते, इसमें ये है कि कौन कौन से पर्सन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कोई उसमें सेटलमेंट पहले से की हुई है, तो वो नहीं इन्फोर्समेंट हो सकती उसके। 26 है जी नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है कि वो इन्फोर्स नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसमें कुछ वेरिएशंस कर दी जाए तो फिर वो इन्फोर्स हो सकता है। मसलन अगर कोई उसमें फ्रॉड था, मिस्टेक था, या कोई ऐसा एलिमेंट था जो कि अगर वो रिमूव कर दिया जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, तो फिर कर हो जाएगा। अब अगर कोई फ्रॉड, मिस्टेकन, सरप्राइज, डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन फॉर इट्स इफेक्ट बीन हिमसेल्फ एंड द प्लेंटिफ, बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्लेंटिफ, अब मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी ने कोई फ्रॉड किया है, कोई मिस्टेक की है, तो अगर उस फ्रॉड या मिस्टेक जो भी एलिमेंट उसमें आया उसको रिमूव कर दिया जाए तो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हो सकती है। अब अगर डिफेंडेंट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स इफेक्ट हैज़ एंटर्ड इनटू रिलाइंग अपॉन द सम मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया और उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन टैग कर ली विच एट द कॉन्ट्रैक्ट बट विच ही रिफ्यूजेस टू फुलफिल, लेकिन वो उनमें मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से ऐड हो गया और वो कहता है कि मैं इनको फुलफिल नहीं करूँगा, तो वो नहीं होगी परफॉर्मेंस। लेकिन अगर वो कंडीशन जो है वो निकाल दी जाए तो फिर हो सकती है। where the object of the parties was to produce a certain legal results which the contract as framed is not calculated to produce। अब जो भी टाइम एक लीगल रिजल्ट उसका वो सर्टेन तय किया गया था, मतलब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ऐसा होगा, और वो वैसा नहीं हुआ तो भी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। हाँ, अगर वैसा हो जाए तो फिर हो सकती है। फिर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरी इट, पार्टीज ने बाद में कोई एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो और उसको चेंज करने के लिए, ये है इसमें क्रॉस रेफरेंस में आप QSO का आर्टिकल 102 103 भी लिख सकते हैं। अगेंस्ट होम contracts may be specifically enforced। 27 relief against parties and persons claiming under them by subsequent title,
except as otherwise provided by this chapter. Specific performance of contract may be enforced against इधर पार्टी किसी भी पार्टी के खिलाफ हो सकता है, और पर्सन जो भी क्लेमेंट है उस टाइटल का सब्सिक्वेंटली, मतलब उस पार्टी के बाद जिस भी पर्सन के पास टाइटल है उसका ट्रांसफरी है या रिप्रेजेंटेटिव है, उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है. Any person claiming under title which though prior to the contract and known to be the plaintiff might have been displaced by the defendant. मतलब डिफेंडेंट ने एक बंदे से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और दूसरे बंदे से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो जो पहले वाला है वो इंटाइटल्ड होता है अगर उसे नहीं पता कि उसने दूसरे के साथ भी किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. दूसरे वाले को चेक करना चाहिए कि उसने किसी और के साथ भी किया है या नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट. When a public company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated by another new company which arises out of the amalgamation. अब जो amalgamation क्या होती है कि एक नई कंपनी, जैसे ये जैज़ वारिद मर्ज हुआ है, तो जो वारिद का नेटवर्क है या जो भी वारिद के यूज़र थे वो सारे के सारे अब जैज़ के यूज़र्स बन जाएंगे. When the promoters of a public company have before its incorporation entered into a contract, the company provided the company has ratified and adopted the contract and the contract is warranted by the terms of its corporation. मतलब अगर कोई नई कंपनी बनी है तो उस कंपनी को अगर रेटिफाई कर दिया गया, मतलब जो भी उसके प्रमोटर्स है, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर वैलिड होंगे, स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल होंगे. सेक्शन 27A है जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज. अब अगर कोई लीज के हवाले से है, पार्ट परफॉर्मेंस करनी है, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज क्लेम्ड बाय लेसर, ही हैज डिलीवर्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी ना उसके पार्ट परफॉर्मेंस की, कि एक बंदा अपना पार्ट परफॉर्म कर रहा है और दूसरे बंदे ने उसको पोजेशन डिलीवर करनी है, तो वो उस पोजेशन के हवाले से भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है. अच्छा जी, वो कहता है दिस एक्शन अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू लीज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द 1 अप्रैल 1930. ये 1877 का एक्ट है, और लेकिन वो कहता है कि 1930 से ही एप्लीकेबल होगा, उससे पहले नहीं होगा, मतलब इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है. अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. अब किन लोगों के खिलाफ स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती? टोटल इसमें ना 6 टाइप्स हैं. एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते. किन लोगों के खिलाफ इन्फोर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते. कौन लोग इन्फोर्स करवा सकते हैं और किन के खिलाफ नहीं कौन नहीं करवा सकते. अब ये है जी 28. बट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. अगर तो किसी ने कंसिडरेशन रिसीव कर लिया या कंसिडरेशन जो रिसीव किया वो ग्रॉसली इनएडिक्वेट है उस रेफरेंस के हवाले से जो कि एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो इधर बाय इट सेल्फ और कपल्ड विद अदर सर्कमस्टांसेस एविडेंस ऑफ फ्रॉड अनड्यू एडवांटेज टेकन बाय द ब्लेंड. उसने मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कोई कंपनसेशन कंसिडरेशन ग्रॉसली इनएडुकेट ले लिया. मतलब अगर एक मोबाइल था वो उसकी वैल्यू 10,000 की थी और उसने 1 लाख का उससे ले लिया और फ्रॉड करके ले लिया, तो वो जो है उससे क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता. ठीक है. इफ हिज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द अगेंस्ट द पार्टी देयर टू इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब इफ हिज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन वेदर विलफुल और इनोसेंट कंसीलमेंट, ये वही फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन वाले अंडर इन्फ्लुएंस वाले एलिमेंट आ जाएंगे. अगर फ्री कंसेंट के साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, क्योंकि आप खुद एट फॉल्ट हैं, तो फिर आप दूसरे को कंपेल नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. फिर असेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिसअप्रीहेंशन और सरप्राइज, provided that when the contract provides for compensation in case of mistake, compensation may be made for a mistake within the scope of such provision, and the contract may be specifically enforced in other respect if proper to be enforced. अच्छा जी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स अगर हैं अनफ्री कंसेंट वाले तो फिर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट. The effect of dismissing a suit for specific performance. 29. Bar of suit for breach after dismissal. The dismissal of a suit for specific performance of a contract on part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part as the case may be. अब अगर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिसमिस हो गया तो फिर जो है वो कंपनसेशन का सूट फाइल नहीं कर सकता ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से. ठीक हो गया जी. आगे है जी अवार्ड एंड डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट. सेक्शन 30 है
application of proceeding sections to awards and testamentary directions to execute settlement. The provision of this chapter as to contractual mutendies apply to awards and to directions in a will or codicil to execute a particular settlement. अब ये एप्लीकेबल मतलब विल और कोडिसल क्या होता है कि विल जो है वसीयत मरने वाला जो कर जाता है, और उसके बाद कोडिसल क्या होता है कि वही उसी वसीयत को अगर उसने चेंज कर दिया तो फिर वो कोडिसल बन जाएगी, उसके ऊपर अप्लाई होगा ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चैप्टर 3 आ गया जी इसका, ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 31 व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर फ्रॉड म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज की वजह से हुआ है जिसमें ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज नहीं नज़र आ रही, तो कोई भी पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो उस सूट को रेटिफाई करवा सकते हैं, मतलब उस मिस्टेक को दुरुस्त करवाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब है जी 32 प्रिजम्पशन एज टू इंटेंट ऑफ पार्टीज। For the purpose of ratifying a contract in writing, the court must be satisfied that all the parties thereto intended to make an equitable and conscious agreement। कि वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो उनकी मतलब उन्होंने जानबूझकर मिस्टेक नहीं की, उनकी इंटेंशन वाकई में कुछ और थी जो इसमें लिखी गई है उससे हटकर। सेक्शन 33 है जी प्रिंसिपल्स ऑफ रेटिफिकेशन। In ratifying a written instrument, the court may inquire what the instrument was intended to mean and what were intended to be its legal consequences, and is not confined to the inquiry what the language of the instrument was intended to be। अब वो कहता है कि उसमें कोर्ट ने इंक्वायर करना है कि उसकी लैंग्वेज क्या थी या क्या होनी चाहिए थी या उससे क्या मुराद थी या पार्टीज की क्या इंटेंशन थी। 34 specific enforcement of ratified contract। Contract in writing may be first ratified and then if the plaintiff has so prayed in his plaint and the court thinks it is specifically enforced। अगर ratification वाले contract की बात हुई है तो अगर plaintiff चाहता है कि इसकी specific परफॉर्मेंस भी करवा दी जाए तो वो भी करवा देगी कोर्ट। चैप्टर 4 है ऑफ द rescission of contracts। सेक्शन 35 व्हेन रिसीजन में भी एडजस्ट। रिसीजन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा देना, फसक करना, मनसूख करना। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में सू टू हैव इट रिसाइंडेड एंड सच डिसीजन में भी एडजस्ट बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और टर्मिनेबल है बाय द प्लेंटिव, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल है या कास्ट टू बी अपरेंट फेस द डिफेंडेंट मोर ब्लेमेबल देन प्लेंटिव, मतलब प्लेंटिव से ज़्यादा डिफेंडेंट का उसमें कसूर है उस कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल बनाने में, तो भी उसको क्या हो सकता है रिसीजन हो सकती है, रिसाइंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और अगर डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक लीज हैज़ बीन मेड एंड द परचेजर और लेसी makes default in payment of the purchase money or other sum which the court has ordered him to pay। या कोई भी मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी हो नहीं सकती लेकिन कोई और जो है कोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा सॉरी उसको मैं भूल गई जहाज में गाना। अच्छा जी आगे है 36 रिसीजन फॉर मिस्टेक। रिसीजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कैन नॉट बी एडजस्ड फॉर मेयर मिस्टेक अनलेस द पार्टी अगेंस्ट whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if the contract had not been made। अब वो कहता है कि रिसीजन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, कि वो ख़त्म जो हो गया तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस कैसे रहेगी, डेड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। 37 है जी अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसीजन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट में और रिसीजन के कॉन्ट्रैक्ट में प्लेंटिव जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या कहते हैं, a plaintiff instituting a suit for specific performance of a contract in writing may pray in the alternative that if contract cannot be specifically performed, अगर तो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकता तो फिर उसको रिसाइंड कर दिया जाए और या फिर कैंसिल कर दिया जाए। सेक्शन 38 कहता है जी कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसाइंडिंग टू डू इक्विटी। अब जो पार्टी रिसाइंड करवा रही है उसको चाहिए कि वो इक्विटी करे। इक्विटी से मुराद के दूसरी पार्टी के राइट्स को प्रिजुडाइज ना करे, अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करवाने से तो उसको कंपनसेट किया जाए। चैप्टर 5 है जी ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 39 व्हेन कैंसिलेशन मे बी ऑर्डर एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable
who has reasonable apprehension that such instrument is, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may, in its discretion, so adjudge if and order it to be delivered up एंड कैंसल्ड। अगर तो पार्टीज जिनके खिलाफ कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ है वो वाइड है या वाइडेबल है या रीजनेबल एप्रीहेंशन है इंस्ट्रूमेंट की कि अगर तो वैसे छोड़ दिया गया तो वो सीरियस इंजरी काज हो जाएगी उसको, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर सकती है। सेक्शन 40 है जी, व्हाट इंस्ट्रूमेंट में भी पार्शली कैंसल्ड। कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो पार्शली कैंसिल हो सकते हैं, जिनकी ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट में इन प्रॉपर केस कैंसल इट एनी in part and allow it stand for the residue when an instrument is evidence of different rights and different obligation। मतलब जिसमें rights different है और obligations different हो रही हैं। कैसे, A draws the bill on B who endorses it to C, by whom it appears to be endorsed to D who endorses it to E, C's endorsement is forged, C is entitled to have such endorsement cancelled, leaving the bill to stand in other respect। ठीक हो गया, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, उसमें से दरमियान में तीसरे ने गलत उसको वो कर दिया, तो तीसरा जो उसको कैंसिल करवा सकते हैं, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। सेक्शन 41 पावर टू रिक्वायर पार्टी फॉर whom instrument is cancelled to make compensation on adjudging the cancellation of an instrument the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require। कैंसिलेशन पर भी कंपनसेशन हो सकती है, जैसे कि रिसाइन पर हो सकती है अगर दूसरी पार्टी के राइट्स प्रेजुडाइज हो रहे हैं तो। 42 जी, चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया, डिक्लेरेटरी डिक्रीज। 42 डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। अब एनी पर्सन इंटाइट, ये जो दावा इस तकरार हक होता है ना, ये इस सेक्शन 42 के तहत होता है। एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर or to any right as to any property which may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief। ये जो है सिर्फ टाइटल की हद तक है कि टाइटल प्लेंटिव जो है वो सिर्फ अपना राइट या इंटाइटलमेंट जो है वो डिक्लेयर करवा सकता है कि ये मेरा राइट है या मैं ही इंटाइटलमेंट हूँ, उसके अलावा कोई और फर्दर रिलीफ नहीं मांगेगा वो। अब बार टू सच डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ अदर देन मेड डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू। अब वो कहता है कि अगर कोर्ट जो है वो इस हवाले से डिक्लेरेशन करेगी जहाँ पर प्लेंटिफ जो है एबल है वो कोई और रिलीफ का, किसी और रेमेडी का, तो फिर वो उसे वही वाली रेमेडी लेनी चाहिए, ना कि डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना चाहिए। मतलब जब कहीं और रेमेडी नहीं होती तो फिर डिक्लेरेशन का सूट फाइल होता है। 43 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर is binding only on the parties to the suit, persons claiming through them respectively, and where any of the parties or trustees persons from whom if in existence at the date of the declaration such parties would be trustees। मतलब इस इफेक्ट डिक्लेरेशन का इफेक्ट सिर्फ उन्हीं पार्टीज पर होगा जो कि पार्टीज टू द सूट होंगे। चैप्टर 7 ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। 44 सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज डिस्क्रिशनरी। द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर पेंडिंग अ सूट इन मैटर रेस्टिंग इन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। रिसीवर की अपॉइंटमेंट भी डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है और रिसीवर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सीपीसी के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक। सेक्शन ऑर्डर 40 है रिसीवर का। पार्ट 3 ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ। चैप्टर 9 ऑफ इंजंक्शन जनरली। 52 प्रिवेंटिव रिलीफ। हाउ ग्रांटेड प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्परेरी और परपेचुअल। 53 temporary injunction are such as to continue until a specified time or until the further order of the court। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए और या मजीद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए स्पेसिफिक और टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। सीपीसी का ऑर्डर 39 डील करता है टेम्परेरी इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन जो होती है परमानेंट इंजंक्शन को कहते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit, the defendant is thereby perpetually enjoined from the
assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff। अगर कोई ऐसा राइट है जो कि मतलब डिफेंडेंट का प्लेंटिफ का राइट है और वो उसको क्लेम करता है और डिफेंडेंट जो है वो उसमें कोई रुकावट आर्डर डाल रहा है तो प्लेंटिफ जो है उसको परमानेंटली मना करवा सकता है थ्रू कोर्ट। चैप्टर 10 है जी लास्ट इसका ऑफ प्रीपेचुअल इंजंक्शन 54 प्रीपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। प्रीपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट की जाएगी? जब सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस chapter a perpetual injunction may be granted to prevent the breach of an obligation existing or in favor of the applicant whether expressly or by implication when such obligation arises from the contract the court shall be guided by the rules provision contained in chapter 2 of this act when the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right or enjoyment of property द कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन। अगर डिफेंडेंट जो है वो धमकियां देता है या उसमें प्रॉपर्टी में कोई इन्वेड करता है मतलब एंट्रेंस करता है इलीगल तो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जा सकती है। उसके अलावा कब कब की जा सकती है? वेयर डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी का या फिर अगर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिससे पता चल सके कि एक्चुअल डैमेज जो है वो कितना काज हुआ है उसकी इन्वेजन की वजह से या फिर इन्वेजन जो है वो उस पेक्यूनरी कंपनसेशन उसकी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है या फिर एडिक्वेट रिलीफ है लेकिन वो मतलब उससे हासिल नहीं की जा सकती या फिर इंजंक्शन जो है नेसेसरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपलिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग के हवाले से। अच्छा जी आगे है सेक्शन 55 मैंडेटरी इंजंक्शन। ये ताकीदी इंजंक्शन होती है। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मिंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स कि किसी को कहा जाएगा कि सर्टेन एक्ट्स परफॉर्म करो। द कोर्ट इज़ कैपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट्स कि किसी को कुछ करने से के लिए कह सकती है या किसी ने कोई कुछ कर रहा है तो उसको रोकने का भी कह सकती है कोर्ट। सेक्शन 56 है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज। इंजंक्शन को कब रिफ्यूज किया जा सकता है? अगर तो वो स्टे जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए हो तो भी इंजंक्शन को रिफ्यूज किया जा सकता है या फिर वो स्टे लिया जा रहा हो प्रोसीडिंग जो भी कोई भी किसी भी कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रही है उसको रोकने के लिए या फिर रिस्ट्रेंट करने के लिए किसी भी पर्सन को कि वो लेजिस्लेटिव बॉडी को अप्लाई ना करे या इंटरफेयर करने के लिए पब्लिक ड्यूटीज़ किसी भी डिपार्टमेंट को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फॉरेन गवर्नमेंट या सोवरन एक्ट्स या फॉरेन गवर्नमेंट को कि उनके एक्ट्स को रोकने के लिए स्टे नहीं दिया जाएगा या फिर प्रोसीडिंग इन एनी क्रिमिनल मैटर किसी भी क्रिमिनल मैटर की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फॉर्म जिनकी परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली नहीं हो सकती और या फिर ऐसे एक्ट्स को रोकने के लिए जो ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एंड एक्ट ऑफ विच इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ न्यूसेंस जिससे पता ही नहीं चल रहा हो कि ये बाकी न्यूसेंस है अभी या नहीं तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकती है इंजंक्शन ग्रांट करने से टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेशन हैज़ एक्विजिस्ट। अब वो कोई ऐसा ब्रीच है जो वो बार बार किया जा रहा है और अगला बंदा जो है वो खामोशी से सह रहा है बर्दाश्त कर रहा है तो फिर जो है वो प्रिवेंटिव रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि पहले उसने अपना राइट एक्सेस कर दिया तो फिर दोबारा वो नहीं ले सकता। व्हेन इक्वली एफिकेशियस relief can certainly to obtain by any other usual mode of proceeding except in the breach of trust। अब वो कहता है कि अगर रिलीफ जो है वो इक्वली मिल रहा हो मतलब इस तरफ भी सेम बराबर और इस तरफ भी बराबर हो तो फिर भी इंजेक्शन नहीं हो सकती सिवाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट इज और हिज एजेंट्स हैज़ बीन सच एज टू डिसएंटाइटल हिम टू असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट जब कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट जो है वो इस टाइप का हो कि वो डिसएंटाइटल कर रहा है अपने आप को और कोर्ट को assistance of the court when the conduct of the applicant is his agent has been such as to disentitle him to the assistant of the court मतलब कोर्ट को असिस्टेंट करने के हवाले से खुद को डिसएंटाइटल कर रहा है where the applicant has no personal interest in the matter अगर एप्लीकेंट का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है उस मामले में तो प्रिवेंटिव रिलीफ नहीं ग्रांट किया जाएगा। सेक्शन 57 लास्ट है जिसके इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। नेगेटिव अग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंजंक्शन नहीं दी जाएगी।
Notwithstanding Section 56 Clause F, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement, express or implied, not to do a certain act, the circumstances that the case court is unable to compel specific performance of the affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement, provided that the applicant has not failed to perform the contract to do so far as it's binding on him. मतलब किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने परफॉर्म करना था, लेकिन उससे कोई कहता है कि आप ना परफॉर्म करें, उस ना परफॉर्म करने के हवाले से अगर कोई अग्रीमेंट किया जाएगा तो वो उस हवाले से भी इंजंक्शन जो है वो नहीं ग्रांट की जा सकती। ये स्पेसिफिकली ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मिलते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लव।